It is the type of feedback system, which is a main topic that we have started in the previous two lecture. First, we introduced the feedback system in general and its component, principle, importance, and then we had started the types of feedback system, in which we had discussed the negative feedback system along with the examples. Now, the positive feedback system. So, it is normally considered as the as a opposite of negative feedback system, but it should not be considered as negative opposite of the negative feedback system. ठीक है, why I can tell you, क्योंकि इसमें भी stimulatory और inhibitory effects involve है, उसमें भी stimulatory और inhibitory, यानी बाज लोग इसको confuse करते हैं stimulatory और inhibitory effect को for positive and negative feedback system. तो इतना ध्यान में रखिए, they are not totally opposite to each other. पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉजिटिव के ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट काज करेंगे और नेगेटिव वो इनहिबिटरी इफेक्ट काज करेंगे, इस तरह नहीं है। नेगेटिव में भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट्स दोनों इन्वॉल्व है, यानी स्टिमुलेटरी और इनिशिएशन इफेक्ट्स है, चेंजेस है बॉडी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो इनिशिएट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, मज़ीद ज़्यादा कर दिए जाते हैं या स्टार्ट किए जाते हैं, और इनहिबिटरी के मौजूदा जो ऑलरेडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ कमी लाना, इनहिबिशन करना। तो दोनों में, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दोनों में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, याद रखिए कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इन this sense is not opposite to the negative, yeah, negative is not opposite to positive feedback system, कि वो स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट काज करता है और वो नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट, इस तरह नहीं है। दोनों में स्टिमुलेशन भी होती है बाज़ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की, और दोनों ही में बाज़ केसेस में इनहिबिटरी भी होती है। ठीक है, बाज़ केस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बाज़ एक्टिविटी की इनहिबिशन, बाज़ एक्टिविटी की स्टिमुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव हमने पढ़ा है, उसके साथ कंपेयर करके ये अब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लूप इज अ pathway that cause an effect that exceed far beyond the state of chemistry. One feature of positive feedback system is that it keeps or move the or shifts the body फर्दर अवे फ्रॉम द होम्योस्टैटिक स्टेट, यानी अगर कोई चीज़ नॉर्मल से एक्सीड करती है, यानी इनका स्टिमुलस अवेलेबल हो जाता है और वो चेंज ये डिटेक्ट कर लेते हैं, तो बजाय इसके कि ये उस फैक्टर को, उस पैरामीटर को, उस वेरिएबल को, उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को वापस नॉर्मल तक लाए, यानी होम्योस्टैटिक स्टेडी स्टेट तक लेकर आए, ये उल्टा उसको मज़ीद दूर लेके जाता है, मज़ीद वायलेट करता है और दूर लेके जाता है होम्योस्टैटिक स्टेट से। ठीक है, तो अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लूप इज अ पाथवे that causes an effect that exceeds far beyond the state of homeostasis, यानी ये वो फीडबैक मैकेनिज्म्स है या फीडबैक लूप्स है जो एक पाथवे के शक्ल में अक्सर होते हैं और वो ऐसे इफेक्ट काज करते हैं दैट exceeds far beyond the state of homeostasis, यानी वो मजीद होम्योस्टैटिक स्टेट तक लाने के बजाय वो मजीद उसको उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक चेंज अकर हुआ होता है, यानी एक लेट्स से मैं एग्जांपल वही ले लूँगा कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, तो अगर ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम नॉर्मली होता, थर्मोरेगुलेटरी फीडबैक जो मैकेनिज्म है हम टर्म्स में, तो फिर ये क्या होता कि बॉडी टेम्परेचर अगर थोड़ा सा वायलेट करता, यानी राइज होता नॉर्मल से, नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाता, यानी ऊपर हो जाता, तो पॉजिटिव फीडबैक अगर इन्वॉल्व होता फर्ज कर थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम में, तो बजाय इसके को उस राइज इन टेम्परेचर को रिवर्स करके नॉर्मलाइज करे, पॉजिटिव फीडबैक अगर होता थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व, तो फिर क्या होता, वो मजीद उस टेम्परेचर को आगे लेके जाता, इंक्रीज करता बजाय नॉर्मल के। तो ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स का एक फीचर है कि दे
causes an effect that exceeds far beyond the state of homeostasis, जो मजीद लेके जाते हैं दूर किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फिजियोलॉजिकल चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को, यानी ठीक। तो ये एक फीचर हुआ। इसी फीचर को आगे डिफरेंट मीनिंग्स में और डिफरेंट वर्ड्स में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इन विच अ चेंज इन द गिवन डायरेक्शन काजेस एडिशनल चेंज इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर हुआ। यानी इट फर्दर काजेस चेंज, इट फर्दर काजेस चेंज, यानी एक चेंज अगर हुआ तो उस चेंज को उसी के डायरेक्शन में धक्का दे देता है और आगे मजीद उसमें एक्सट्रीम्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। सो चेंज इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी एक चेंज अगर हुआ किसी वेरिएबल में, लेट्स से मैंने टेम्परेचर लिया कि ज्यादा हुआ नॉर्मल से, तो अगर उसमें पॉजिटिव फीडबैक फर्ज कर इन्वॉल्व होता तो फिर वो मजीद उसको आगे लेके जाता और टेम्परेचर राइज होना की कोशिश करता। तो ऐसे पाथवेज, ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म्स को या सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, that causes feedback that produce continued increase in the concentration. For example, an increase in the concentration of a substance causes feedback that produces continued increases in the concentration. कि एक सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ किसी वजह से, ठीक है, और ये फर्दर ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म यानी उसकी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ये एज अ सिग्नल काम करता है उस पाथवे के लिए कि वो मजीद प्रोडक्शन इसकी करे। सो कंटिन्यूड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड फीडबैक। एक सब्सटेंस है जिस तरह हमने उधर पढ़ा कि डी प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ सबस्ट्रेट की थ्रू बी सी, इस तरह दरमियान में एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ठीक है, E1 E2 लेट्स से E3। अब डी प्रोडक्ट बन रहा है और इसका कंसंट्रेशन राइज होने की वजह से यानी कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो दिस सिग्नल्स बैक टू दिस पाथवे एट एनी पॉइंट। वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है। यानी द डी कैन फर्दर इंक्रीज द पाथवे रेट और फ्रीक्वेंसी ताकि ज्यादा से ज्यादा बने। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पाथवे। उसमें क्या था कि द डी लूप बैक्स फीडबैक एज अ signal that can stop or slow down the yani the axis of D will cause the switching off of the pathway, but if in reverse अगर हम सोचे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की तो डी प्रोडक्ट बन रहा है और ये ज्यादा अमाउंट में लेट से ये ज्यादा हुआ तो इसकी ये ज्यादती फर्दर इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, तो इसको हम ऐसे पाथवे को फीडबैक पाथवेज को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कहते हैं। Further, in which the output of the system stimulate the system in such a way to further increase the output. Is it clear? यानी ये output है D, D is the output. Clear हुआ? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि output of the system stimulates the system in such a way as to further increase the output. D is यानी output जो बन रहा है, this formation of D is further increasing the rate, the frequency of this pathway occurrence. तो जब ये ज्यादा पाथवे अकर होगी, ज्यादा डी बनेगा, मजीद ज्यादा डी बनेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गली ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा इस पाथवे को और इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन रेट को फर्दर इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज इन द डी is causing further increase in the D by feeding back to the pathway or affecting the rate of the pathway यानी increasing the rate of the pathway। तो जब ये ज्यादा ज्यादा होगा D ज्यादा बनेगा, मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मजीद ज्यादा D बनेगा, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो इस वजह से कहते हैं द आउटपुट ऑफ द सिस्टम stimulates the system in such a way as to further increase the output। आउटपुट जाके पीछे उसी सिस्टम को जो उसको बनाने वाला सिस्टम है उसको बताता है या सिग्नल देता है कि मजीद ज्यादा बनाए आउटपुट, यानी जो होता है वो डी इस केस में।
It amplifies part of the physiological system that is already outside the homeostatic range. समझ आ रहे? It amplify part of the physiological system, यानी पूरे एक physiological system का एक part ये further enhance कर सकता है, amplify कर सकता है, that is already outside the homeostatic range. क्लियर हुआ? तो यानी ये किसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट एम्पलीफाई कर देता है वो पार्ट जो ऑलरेडी होमोस्टैटिक रेंज से बाहर हुआ हो, यानी एज ए स्टिमुलस डिटेक्ट हुआ। एक होमोस्टैटिक रेंज इस्टेब्लिश है, मैं बार बार टेम्परेचर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट्स है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर इस्टेब्लिश है एक नॉर्मल रेंज में रह रहा है 37 36.5 समथिंग, ठीक है। इसके बाद अगर टेम्परेचर लेट से किसी वजह से राइज हुआ, पहले हमने बार बार पढ़ा, ठीक है, और या टेम्परेचर किसी वजह से ड्रॉप हुआ, नॉर्मल रेंज से बाहर हुआ, वो आगे ऊपर वाली पीक पे है या नीचे वाली पीक पे है, ये मतलब नॉर्मल से अबव है या नॉर्मल रेंज से बिलो चला गया, ये दोनों आउट ऑफ होमोस्टैटिक रेंज हो गए। अब ये बाहर हुआ, लेट से टेम्परेचर राइज हुआ, नॉर्मल रेंज से बाहर हुआ, ठीक है, आउटसाइड द नॉर्मल रेंज, लेकिन किस फॉर्म में? हाई पीक को क्रॉस कर गया, ऊपर रेंज को क्रॉस किया, रेंज के टॉप वैल्यू को क्रॉस कर गया, यानी 37 से 38 39 हो गया लेट से। अब अगर पॉजिटिव फीडबैक फर्ज करें हम इन्वॉल्व करें कि इसमें इन्वॉल्व है थर्मोरेगुलेशन में, कंसिडर करें कि इसमें इन्वॉल्व है पॉजिटिव फीडबैक, सपोज इस तरह नेचुरली नहीं होता, कुछ कंडीशन यानी फीवर वगैरह में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह नहीं होता, ये एक नेगेटिव फीडबैक है थर्मोरेगुलेशन। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि सपोज करे टेम्परेचर राइज हुआ, आउटसाइड द होमोस्टैटिक रेंज हुआ, तो नेगेटिव फीडबैक तो हमने पढ़ा कि इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, ये ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आएगा बॉडी में, यानी नेगेटिव फीडबैक उसको वापस नॉर्मलाइज करेगा, कम करने की कोशिश करेगा थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज और थ्रू डिफरेंट स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट्स। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा? फर्दर इट विल इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, अगर 38 है तो 39 करने की कोशिश करेगा, 39 है 40 करने की कोशिश करेगा, यानी इट कीप्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में चेंज अकर हुआ है उसको मजीद उसी रास्ते पे आगे लेके जाना, वो अगर टेम्परेचर कम हुआ है तो मजीद कम करने की कोशिश करेगा ये। तो इसको मैंने जस्ट सपोज कर दिया कि इस तरह पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, ठीक है। इट एम्पलीफाई पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिस्टम दैट इज ऑलरेडी, यानी किसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम का कोई पैरामीटर, कोई पार्ट आउट ऑफ होमोस्टैटिक रेंज हो गया तो मजीद उसको ये आगे लेके जाता है आउट ऑफ होमोस्टैसिस, यानी लेके जाते हैं होमोस्टैसिस की तरफ नहीं लेकर आता। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर देन हार्मफुल बिकॉज और ऑफन हार्मफुल, ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक जो है हार्मफुल होते हैं, यानी आप इसमें टाइप्स बता सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक जो है दो किस्म के है, एक बेनिफिशियल हो सकते हैं और हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। हार्मफुल ज्यादातर हमने कहा कि, ठीक है, बेनिफिशियल फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक एंड हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक, या यू कैन से पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वर्ड कंफ्यूजिंग है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के साथ फिर ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल और हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक दो सब टाइप्स हम कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक हार्मफुल होते हैं, दे आर हार्मफुल, मोस्ट ऑफनली द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर हार्मफुल because they attempt to bring the body further away from the steady state of, और वजह यही जो बार बार हमने पढ़ा कि it keeps and bring the body away from the homeostatic state, यानी homeostatic की तरफ नहीं लेकर आता बल्कि चेंज को उसी की तरफ यानी मजीद एक्सट्रीम पे लेके जाता है, away from the homeostasis, but there are few instances where, लेकिन ऐसे कुछ पॉजिटिव फीडबैक है जो क्या है? हेल्पफुल है, but there are few instances where positive feedback when used in limited fashion contributes to normal function, यानी थोड़े बेनिफिशियल भी इन्वॉल्व है, यानी कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल फंक्शन
indicates कि some of the positive feedback when used in limited fashion contributes to normal function. ठीक है, यानी फिर वो बेनिफिशियल कंसिडर होते हैं, फायदेमंद साबित होते हैं बॉडी के लिए. ठीक है, दिस कैन बी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट. ये भी मैंने बताया था आगे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि जिस तरह नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी हो सकता है, इसमें भी इन्वॉल्व इफेक्ट्स जो है वो या स्टिमुलेटरी हो सकते हैं या इनहिबिटरी हो सकते हैं. व्हाट मैटर हियर इज दैट the direction of the effect moves away from the homeostatic range. What matters here is that the direction of the effect moves away from. ये अहम पॉइंट है, यानी ये आपको अगर आप कहेंगे कि दोनों में स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट्स इन्वॉल्व है तो फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी, ये पहले भी मैंने डिटेल से बताया, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट है और उसमें भी है, तो फिर फर्क क्या हुआ? स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं. फर्क यही है कि the direction of the effect moves away from the, यानी ये कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता. डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस और पैरामीटर चेंज, यानी चेंज जिस डायरेक्शन में अकर हुआ है उसी डायरेक्शन में. लेट्स है ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेंज है फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का, यहाँ से ये नॉर्मल रेंज है 36 to 37 लेट्स है, और इसमें टेम्परेचर बॉडी का रहता है तो ये नॉर्मल रेंज. लेकिन अगर इससे बाहर ले हो गया और यहाँ पे ये हुआ टेम्परेचर 38 लेट्स है या 39 हुआ, तो 38 इज आउट ऑफ होम्योस्टैटिक रेंज. तो ये किस डायरेक्शन में चेंज कर हुआ है? इस डायरेक्शन में चेंज कर हुआ है. ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? मजीद इसको रेस करने की कोशिश करेगा. इट नेवर causes the reversal of the direction of the change. further increases the change. और ठीक है, यानी उसी को सेम डायरेक्शन, चेंज को सेम डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे लेके जाता है. ठीक है, वो इंक्रीज है या डिक्रीज है इन टेम्परेचर. यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक जनरल एग्जांपल दिया, वरना ये यहाँ पे नॉर्मली हम नेगेटिव फीडबैक में बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन की. सो स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट दोनों है, लेकिन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट मूव्स away from the homeostatic range. Pathway involving positive feedback loop begin, ये मैंने यहाँ पे बार बार homeostatic range से ये दूर लेके जाते हैं बॉडी के किसी भी सिस्टम की किसी पार्ट को. ठीक है, यानी चेंज को एम्पलीफाई करते हैं, रिड्यूस नहीं करते. वो रिड्यूस करते हैं चेंज को, नेगेटिव फीडबैक ये एम्पलीफिकेशन करता है, फर्दर चेंज इंक्रीज करता है बाय कीपिंग और मूविंग द दैट पैरामीटर अवे फ्रॉम द होम्योस्टैटिक रेंज. यानी ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कर देता है, इनिशिएट करता है कि वो फर्दर उस पैरामीटर को आउट ऑफ रेंज लेके जाए, दूर लेके जाए. देयर आर pathway involving positive feedback loop begin slowly. ये एक फीचर और है कि पॉजिटिव फीडबैक जो है ये स्लोली स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है जितना ये फर्दर आगे जाएगा. यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पे डी बना तो डी स्लोली ग्रेजुअली ये बनना शुरू हुआ होता है, लेकिन जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा बनता जाता है इसका सिग्नल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक स्ट्रॉन्ग होता है. तो जब ये पीछे जाता है और ज़्यादा अमाउंट में बनता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो ये इंटेंसिटी इख्तियार यानी इंटेंसिटी गेन कर लेती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक्स नॉर्मली जब स्टार्ट होते हैं तो स्लोली स्टार्ट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे गेन इंटेंसिटी और यू कैन से रैपिडली इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाते हैं, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है. देयर आर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक. बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे है कि जिसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है. अल्टो दे आर लेस कॉमनली फाउंड, ये ऊपर हुआ. इट मीन्स वेरी फ्यू पॉजिटिव लूप्स एग्जिस्ट इन कंपैरिजन टू नेगेटिव. और इससे मतलब ये कि बहुत कम पॉजिटिव फीडबैक लूप्स एग्जिस्ट करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एज कंपेयर टू नेगेटिव वंस. Positive feedback loop just like the negative one require the combination of receptor control. यानी ये components है positive feedback system या loops को क्या चाहिए? receptor वही component है, control center और effectors. ठीक है, ये तीन component है जिसके थ्रू ये काम करते हैं. full mechanism में तीन चीजें आपको मिलेगी, receptor, control center and effector. steps अब क्या है? ठीक है, या components
of the feedback system. The process of positive feedback loop consists of a control system that consists of various components working in a circular pathway to stimulate or inhibit one another. Stimulate or inhibit मतलब दोनों, stimulation और inhibition. ठीक है. The overall process can be described in terms of the component of the system. ये component भी आप कह सकते हैं या process भी कह सकते हैं, इसको mechanism भी कह सकते हैं. ठीक है. यानी stimulation चेंज को कहते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द पॉजिटिव फीडबैक लूप इज द स्टिमुलेशन. एक स्टिमुलस अवेलेबल होना चाहिए ताकि इस बात को यानी अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टिमुलस, वो चेंज इन एनवायरनमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, बॉडी के अंदर किसी फैक्टर में चेंज हो सकता है, तो स्टिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. So the first step in the positive feedback loop is the stimulation that sets off the loop in order to complete. Sets off मतलब जो इनिशिएट करता है लूप को, यानी लूप एक्टिवेट करने का सबब बनता है स्टिमुलेशन. द स्टिमुली इन द ह्यूमन बॉडी आर मोस्टली हार्मोन. ज्यादातर हार्मोन स्टिमुलाई होते हैं या स्टिमुलस जो ज्यादातर केसेस में होते हैं, दे आर हार्मोन्स released by different organs as a result of the initiation of the process. The stimuli in the human body are mostly hormones. ज्यादातर यानी ये एग्जांपल कि स्टिमुलेशन किस थ्रू होती है पॉजिटिव फीडबैक में, ज्यादातर केसेस में जो स्टिमुलाई होता है चेंज इन द हार्मोन लेवल और द सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन. ठीक है. या द डिक्रीज इन द हार्मोन सर्टेन हार्मोन लेवल. सो रिलीज बाय डिफरेंट ऑर्गन्स यानी ग्लैंड्स वगैरह एज अ रिजल्ट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ अ प्रोसेस. यानी प्रोसेस इनिशिएट किस थ्रू होता है, बाज हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, बाज एंडोक्राइन ग्लैंड से. ठीक है. तो दे काज स्टिमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक लूप्स. An example of stimulus that initiate a positive feedback mechanism is the contraction during childbirth. Childbirth के लिए कौन सा, ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है. चाइल्ड जो है उसमें यूट्राइन वॉल यानी फीमेल के बॉडी में जहाँ पे बेबी बनता है उसको वूम कहते हैं या यूट्रस कहते हैं. ठीक है. तो यूट्रस के 3 बॉडी वॉल के 3 लेयर्स है, एक एंडोमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक पेरीमेट्रियम. ठीक है. तो 3 ये जो सेंट्रल लेयर है ये मस्कुलर लेयर होता है, इस वजह से मायोमेट्रियम कहते हैं. तो मसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, उसके कंट्रैक्शन जब बेबी पैदा होने के करीब हो जाता है मतलब, तो यूट्राइन वॉल स्टार्ट, हम कहते हैं कि चाइल्ड बर्थ स्टार्ट हुआ यानी यूट्राइन वॉल स्टार्ट कंट्रैक्शन. तो यही कह रहा है कि स्टिमुलस क्या है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए चाइल्ड बर्थ के केस में द कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये इनिशिएट करते हैं. तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप एस्टेब्लिश हो जाता है. वो कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि यूट्राइन वॉल के मसल कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो जब कंट्रैक्ट होते हैं तो इट एक्ट एज अ स्टिमुलस और ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप एस्टेब्लिश कर देता है. किस तरह, वो आगे डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. द रिसेप्शन, स्टिमुलस बन गया, अब स्टिमुलस एस्टेब्लिश हुआ तो इसको रिसीव करना है और इसको डिटेक्ट करना है और डिटेक्शन को आगे फिर कंट्रोल सेंटर तक लेके जाना है. So the second step in the loop is the reception of the stimuli through different sensors that sends the information to the control units. मुख्तलिफ sensors या receptors के through stimulus detect करना, receive करना. These receptors are mostly nerves that, ज़्यादातर केस में यानी ये nerves होते हैं that send the signal from the site of stimulus to the control unit which in human is the brain. ज़्यादातर कंट्रोल यूनिट हमारे बॉडी में फीडबैक लूप्स के लिए ब्रेन होता है. ठीक हुआ. प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग ब्रेन ही करता है, ब्रेन का कोई पोर्शन ही करेगा. द नेक्स्ट स्टेप, ये कंट्रोल सेंटर आप कह सकते हैं इसको. ठीक है. कंट्रोल सेंटर. ठीक हुआ. द नेक्स्ट स्टेप इन द लूप इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट टू द कंट्रोल यूनिट बाय रिसेप्टर. रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट को भेजे जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं या कंट्रोल सेंटर कहते हैं. द कंट्रोल यूनिट और सेंटर टेलीज द इंफॉर्मेशन टू चेक. टेलीज मीन उसके पास सेट पॉइंट होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ वो रिसेप्टर के लाई हुई इंफॉर्मेशन को टेली करता है कि या नॉर्मल रेंज में है या नहीं है. सो द कंट्रोल यूनिट टेलीज द इंफॉर्मेशन टू चेक इफ द स्टिमुलस इज आउटसाइड द नॉर्मल रेंज
ऑफ द वैल्यू, यानी अपने पास उसके पास सेट पॉइंट होता है। जिस तरह हमने टेम्परेचर में कहा कि हाइपोथैलेमस के पास एक सेट पॉइंट होता है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर रेंज का, और उसके साथ वो कंपेयर करता है। तो इसी तरह यहाँ पे कोई भी जर्नल, कोई भी कंट्रोल सेंटर हो, वो टैली करता है, कंपेयर करता है जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर के थ्रू आए हैं इस कंट्रोल यूनिट को, किसी पैरामीटर के बारे में, किसी वेरिएबल के बारे में, वो पीएच है, वो जो भी चीज़ है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ पहले कंपेयर कर देता है एंड प्रेजेंट एन आउटपुट, और उसके बेस पे फिर एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। In the case of childbirth, the brain receive information about the contraction in the uterine wall. ऊपर क्या था? Stimulation, contraction थी, ठीक है, contraction of the uterine wall. तो contraction in the uterine wall are detected, ठीक है, by the brain. वो इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं ब्रेन को इंफॉर्मेशन चले जाते हैं कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल की। तो ब्रेन क्या कर देता है? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये प्रोसेसिंग है, ठीक है, कि उसको मैसेज रिसीव हुआ कि यूट्राइन वॉल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यूट्राइन वॉल कंट्रैक्ट हो रही है, तो उसको पता चल जाता है कि अब क्या करना है। तो ब्रेन प्रोसेस करके वो इंफॉर्मेशन वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ पॉइंट नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का डिफरेंट है। वहां पे काउंटरैक्ट द स्टिमुलस, काउंटर एक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलस, यहाँ पे फर्दर एक्टिवेशन ऑफ स्टिमुलस को मजीद एक्टिवेट करना और स्ट्रॉन्ग बनाना और इंटेंस करना। फोर्थ स्टेप वो ये क्या है? ये नॉन रिवर्सल है, डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस की यहाँ पे चेंज अगर वो रिवर्स करता था, ये रिवर्स नहीं करता पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन इज सेंड टू द साइट ऑफ द एक्शन वाया डिफरेंट नर्व्स टू इन ऑर्डर टू इंड्यूस, डिफरेंट नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्रेन से चले जाते हैं और सेंड किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मेन एक्शन साइट है, यहाँ पे क्या है, यूट्राइन वॉल है ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एन आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, सॉरी इंड्यूस नॉट रिड्यूस, ठीक है, इंड्यूस वहां पे रिड्यूस हम यूज करते थे नेगेटिव फीडबैक में, तो ये फर्दर इंक्रीज कर देता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इन द केस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक लूप, द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टेंड टू एक्टिवेट द स्टिमुलस इवन फर्दर इन द डायरेक्शन ऑफ डिविएशन। ये बार बार मैं जो बता रहा हूँ ये वही बात है कि द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन will not be for the bringing back the parameter to normal, बल्कि वो क्या करते हैं, it the brain tends to activate the stimulus even further in the direction of deviation. Is it clear? यानी वो ऑलरेडी डिविएट हुआ होता है लेकिन फर्दर उसको मजीद डिविएशन के रास्ते पे लेके चला जाता है, एक्सट्रीम तक पहुंचाता है। द स्टिमुलेशन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई मजीद इंक्रीज कर देता है। द स्टिमुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ऑक्सीटोसिन व्हिच फर्दर इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस, यानी जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो ब्लड में आके यूट्राइन वॉल को यानी उसके मसल्स के कंट्रैक्शन को मजीद इंक्रीज कर देता है, और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो फर्दर एक्टिवेशन क्या है कि यूट्राइन वॉल ऑलरेडी थोड़े बहुत कंट्रैक्ट हुए, तो जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो दैट एक्ट एज स्टिमुलस, ये कंट्रैक्शन डिटेक्ट होती है। किस तरह डिटेक्ट होते हैं वो आगे मैं एक फुल फ्लैश डायग्राम एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये लूप बैक होते हैं, ब्रेन को डिटेक्ट होते हैं रिसेप्टर्स के थ्रू, ब्रेन एक्शन में आता है, एक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज कर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि एक्सीटोसिन रिलीज करो, तो एक्सीटोसिन ब्लड में आके यूट्राइन वॉल पे एक्ट करते हैं, उसके कंट्रैक्शन को मजीद स्टिमुलेट करता है। इस तरह मजीद स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस एंड इंटेंस स्टिमुलस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में इस दफा ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, फिर वो ब्रेन में जाएगा डिटेक्टर, तो मजीद ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रेन, और फिर वो ब्लड में जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा मजीद स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन काज करता है यूट्राइन वॉल की। तो दिस इज द फर्दर एक्टिवेशन ऑफ द स्टिमुलस। ये इनिशिएशन इवेंट और स्टिमुलस, जो भी इवेंट है इसके लिए कोई एक मेन स्टिमुलस होता है, एक खास किस्म स्टिमुलस होता है हर फीडबैक मैकेनिज्म के लिए और स्पेशली पॉजिटिव के लिए। वो इवेंट जब हो जाता है तो वेरिएबल में चेंज आते हैं, वेरिएबल में चेंज आते हैं दैट डिटेक्ट्स बाय द रिसेप्टर, ठीक है।
चेंज इन वेरिएबल बाय द रिसेप्टर इज डिटेक्टेड बाय डिफरेंट स्पेशल रिसेप्टर्स, यानी रिसेप्टर डिटेक्ट्स चेंज इन द वेरिएबल। कंट्रोल सेंटर जो है वो कंपेयर करता है किस चीज को, सेट पॉइंट के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू, यानी रेफरेंस वैल्यू सेट पॉइंट कहते हैं। फिर वो एक आउटपुट सिग्नल तैयार करता है या कंट्रोल सिग्नल तैयार करता है, उसको कंट्रोल सिग्नल कहते थे जनरल। तो ये एक आउटपुट सिग्नल तैयार करके इफेक्टर मेक द एडजस्टमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज इनिशिएशन इवेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफेक्टर जो एडजस्टमेंट करेगा तो वो ऐसे चेंजेस लाएगा बॉडी में कि मजीद वो इंटेंसिटी इंक्रीज करे उस स्टिमुलस की, उस चेंज उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी चेंज अकर हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। तो वेरिएबल मजीद आउट ऑफ रेंज आएगा और वो जब आउट ऑफ रेंज ज़्यादा जाएगा फिर रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा, फिर कंट्रोल, तो ये मजीद स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मजीद स्ट्रॉन्ग आउटपुट होगा और मजीद वेरिएबल ज़्यादा चेंज होगा और इस तरह ये लूप शुरू होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये एग्जाम्पल्स है। द फिगर एक्सप्लेन द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इन बायोकेमिकल पाथवे। सिंपल एक बायोकेमिकल पाथवे में यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है एक एग्जाम्पल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। अ प्रोडक्ट स्टिमुलेट एन एंजाइम इन द रिएक्शन सीक्वेंस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जेड प्रोडक्ट है तो जेड प्रोडक्ट लेट से इस पाथवे के थ्रू W से बनता है, W से X बनता है, एंजाइम 4 के थ्रू X से Y बनता है, एंजाइम 5 के थ्रू, एंजाइम 5 के थ्रू Y से Z पर बन जाता है एंड अल्टीमेटली एंजाइम 6 के थ्रू। तो Z का राइज इन लेवल या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन इट काजेस लेट से एंजाइम 5 टू फर्दर इंक्रीज द एक्टिविटी, और ये ज़्यादा हो जाए, ये पाथवे ज़्यादा ये रिएक्शन होंगे तो क्या बनेगा, ज़्यादा Z बनेगा, मजीद ज़्यादा Z बनना है, ये 3 है लेट से ये 6 हो जाते हैं तो 6 का स्टिमुलेटरी इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी ये फर्दर इंक्रीज करेगा इस एंजाइम 5 की एक्टिविटी को, वो मजीद रैपिडली Z बनाएगा, मजीद ज़्यादा कंसंट्रेशन, इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। No, proper examples. Example 1, clotting of the blood as a positive feedback. Blood clotting जो है ये एक positive feedback है, ठीक है। किस तरह इसको पॉजिटिव फीडबैक क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया कि बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी जो हार्मफुल ना हो, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो और क्लियर हुआ। तो पॉजिटिव फीडबैक या बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक लूप का एग्जाम्पल है ये। वन ऑफ द बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ये मैंने बताया। व्हेन अ ब्लड वेसल इज डैमेज, जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं उस साइट ऑफ इंजरी पे, ठीक है। जब वो इंजरी साइट पे अरेंज होते हैं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक आकर एज द केमिकल, और ये प्लेटलेट जो शुरू में इंजरी पॉइंट पे एग्रीगेट हुए, ये केमिकल्स कुछ खास रिलीज कर देते हैं वो प्लेटलेट्स दैट अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टूवर्ड्स देम। तो जब ज़्यादा प्लेटलेट मजीद आएंगे तो वो भी केमिकल रिलीज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो केमिकल रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पहले लेट से फर्स्ट अटेम्प्ट पे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि 10,000 प्लेटलेट एग्रीगेट हुए इंजरी पॉइंट पे, तो वो जितने अमाउंट में केमिकल रिलीज करेगा फॉर अट्रैक्टिंग द अदर प्लेटलेट्स टू एग्रीगेट, मैसेज देना, ठीक है, यानी एक सिग्नल होता है। तो लेट से 10,000 प्लेटलेट थे और उन्होंने लेट से 1 लाख रिलीज किए, 1 लाख नंबर में वो केमिकल रिलीज किए फॉर अट्रैक्टिंग द अदर प्लेटलेट्स टू एग्रीगेट। तो स्टार्ट में कितने मैंने लिए 10,000 प्लेटलेट्स और उसके केमिकल अमाउंट कितना हुआ 1 लाख मालिक्यूल्स, ठीक है। अब लेट से ये 1 लाख मालिक्यूल्स ने कुछ और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवाया, लेट से डबल हुए प्लेटलेट्स, 20,000 हुए उस केमिकल्स की वजह से। अब ये 20,000 जो केमिकल रिलीज करेगा तो वो 1 लाख नहीं होगा, लेट से 2 लाख होंगे। तो 2 लाख molecules of that chemical will attract 20,000 more, not 10,000, ठीक है, almost the double of that, क्योंकि अब ये केमिकल ज्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि जो एग्रीगेटेड प्लेटेड है अब 10,000 नहीं है 20,000। तो
इससे ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक आकर एज द केमिकल रिलीज बाय प्लेटलेट अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टुवर्ड देम, सो द प्लेटलेट कंटिन्यू टू पाइल अप, और इस तरह प्लेटलेट एक दूसरे के ऊपर जम बिल्डअप होते हैं, ठीक है, यानी अरेंज होते जाते हैं। एंड रिलीज केमिकल अनटिल अ क्लॉट इज फाउंड, और उस वक्त तक ये केमिकल रिलीज करते जाते हैं जब तक क्लॉट ना बने, यानी हीलिंग ना हो और ब्लड जो है वो उसका बहाव जो है बॉडी से ये बंद ना हो। चाइल्ड बर्थ अकर्स थ्रू पॉजिटिव फीडबैक, ये तो एक वेल नोन एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक का, ठीक है। ये भी बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक इज सीन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ में ये आपको एक बेनिफिशियल पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल मिलता है। ड्यूरिंग लेबर द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड दैट इंटेंसिफाई एंड स्पीड्स अप कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि हार्मोन सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन की हार्मोन जो है वो रिलीज होता है और वो इंटेंसिफाई करता है द स्पीड ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल, ठीक। द इंक्रीज इन कंट्रैक्शन काजेज मोर ऑक्सीटोसिन टू, और इस तरह जब कंट्रैक्शन में इंक्रीज आएगा वो मजीद ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज काज करेगा, और इसी तरह क्या होगा, मजीद स्ट्रॉन्गर मस्कुलर कंट्रैक्शन यूट्राइन वाल के होंगे और मजीद ज्यादा ऑक्सीटोसिन, और इस तरह तब तक होता रहता है जब तक बेबी फुली बर्थ उसकी अकर ना हो। द रिसेप्टर इन दिस केस आर सेंसरी सेल्स इन द वूम और बर्थ कैनाल, सेंसरी सेल्स होते हैं सर्विकल रीजन पे, फीमेल के यूट्राइन का ओपनिंग जो है उसको सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जितना यूट्राइन वॉल ज़्यादा पुश करता है बेबी को डाउन द सर्विक्स, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांगली स्ट्रेच होते हैं। ये स्ट्रेचिंग सिग्नल स्ट्रांगली स्टिमुलेट होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स इन द सर्विक्स, ये आगे ब्रेन को नर्व के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। ब्रेन इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो आता है मजीद ज़्यादा पावरफुल मस्कुलर यूट्राइन वॉल की कंट्रैक्शन का मजीद बेबी के हेड को अगेंस्ट द सर्विक्स पुश करता है, और आगे इस तरह पुश करता जाता है और आखिर में बेबी फुली पैदा हो जाता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड द कंट्रोल सेंटर इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इस केस में कंट्रोल सेंटर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है, सर्विक्स में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एज द, यानी मैन कंट्रोल तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन हाइपोथैलेमस इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पे वो स्किप कर दिया है, ठीक है। एज अ केमिकल मैसेज या ब्रेन इन्वॉल्व है। The pituitary gland releases oxytocin as a chemical messenger that tells the uterus to contract more strongly, ठीक है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करके केमिकल मैसेंजर को क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर जो हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, दैट टेल्स द यूट्रस इफेक्टर है टू कंट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली, यूट्रस का जो वॉल है वो इफेक्टर है, वो कंट्रैक्ट हो रहा है। आफ्टर बर्थ द स्ट्रेचिंग स्टॉप्स, और जब बेबी निकल जाता है तो स्ट्रेचिंग सर्विकल रीजन की स्ट्रेचिंग स्टॉप हो जाती है। तो जब स्ट्रेचिंग स्टॉप हो जाती है तो लूप कट ऑफ हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन द बेबी हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स, आमतौर पे क्या होता है, नर्व इंपल्स ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, यानी स्टार्ट बेबी की बर्थ की जब होती है तो वो होता है कि जब ये यूट्राइन वाल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रैक्शन काज करे, ये यूट्राइन वाल दिख रहे, दिस इज द, ये जो मैं सर्कल रहा ये यूट्राइन वाल है, इसमें जो मसल्स है व्हेन दे स्टार्ट कंट्रैक्शन, ठीक है, तो ये बेबी को पुश करते हैं, उसके हेड को पुश करते हैं अगेंस्ट सर्विक्स, इसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज सर्विक्स, द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। तो यहाँ पे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो जितना ये पुश होता है हेड, यानी ये स्टार्ट में बहुत कमज़ोर किस्म के यूट्राइन वॉल के मस्कुलर कंट्रैक्शन, यानी ये जब कंट्रैक्ट होंगे तो ये बेबी को पुश करते हैं इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये सारा यानी बैक ऑफ द यूट्राइन वॉल, ये सारा क्या होता है, ये जब पुश होते हैं
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं बेबी को डाउनवर्ड। ओवरऑल बेबी पुश होगा किस डायरेक्शन में, इस तरह। ठीक है। तो जब बेबी पुश होगी इस डायरेक्शन में तो इट प्रेसेस अगेंस्ट द हेड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द सर्विक्स। तो सर्विक्स के यानी सर्विक्स ये जब इंटर हो जाता है हेड तो ये स्ट्रेच हो जाता है इस डायरेक्शन में। तो सर्विक्स स्ट्रेच हो जाता है, अभी तो हेड बाहर है सर्विक्स से, लेकिन जब ये इंटर होता है ड्यू टू दैट पुशिंग तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। ये रिसेप्टर नर्व्स के थ्रू मैसेज लेके जाते हैं, लेट से ब्रेन में यहाँ पे ड्रा कर देता हूं। ठीक है। और ब्रेन फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर। ऑक्सीटोसिन ब्लड में आता है और इन स्केलेटल मसल को डायरेक्टली फर्दर क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स। यानी ये ऑक्सीटोसिन ब्लड में जो ब्रेन के मैसेज रिसीव होने की वजह से उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। ये नर्व इम्पल्स के थ्रू ये मैसेज जाता है, वो किस फॉर्म में, द स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। यानी मोर द स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स स्ट्रॉन्गर विल बी द सिग्नल to the brain, and the brain will send down the pituitary gland a stronger signal to release large amount of oxytocin, and large amount of oxytocin will release in the blood. When the brain comes down into the और यहाँ तक पहुँच जाएगा तो they will further stimulates what, they will further stimulate a stronger muscular contraction of the uterine wall। तो जब मजीद पावरफुली ये कंट्रैक्ट होगा, मजीद ये बेबी को आगे पुश करेगा डाउन द बर्थ कैनाल। और इस तरह तब तक ये होता है जब तक, यानी मजीद जब ये हेड अब अंदर हो जाएगा, ये सर्विक्स में आ जाएगा तो ये बहुत ज्यादा पावरफुली स्ट्रेच हो जाएंगे। तो जब मजीद ज्यादा पावरफुली स्ट्रेच हो जाते हैं तो एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ब्रेन को देता है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल ब्रेन को देने से वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है कि ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज मीन ज्यादा वो ब्लड में जब आएगा तो ज्यादा पावरफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन इस यूट्राइन वॉल की काज करेगा। तो वो मजीद बेबी के हेड को और पुल बेबी को डाउन द सर्विक्स और बर्थ कैनाल पुश करेगा। तो ये मजीद ज्यादा पावरफुल स्ट्रेच होगा और इस तरह स्ट्रॉन्गर सिग्नल मजीद और इंटेंसिटी इसी तरह रहेगी जब तक ये बेबी फुल फ्लेज बाहर ना आए और टेंशन स्ट्रेच रिलीज ना हो, खत्म ना हो, तो ये लूप कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स। ठीक है। आमतौर पे ऑक्सीटोसिन जब बर्थ नजदीक हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन थोड़ा बहुत वो रिलीज हो जाता है तो यूट्राइन वॉल स्टिमुलेट कर देता है किसको, उसकी कंट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाती है, पुश करता है बेबी अगेंस्ट द सर्विक्स। तो द हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स। ठीक है। ये पॉइंट ये मैंने बताया। तो इसके पुशिंग से अगेंस्ट द सर्विक्स क्या होता है, नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। तो नर्व इम्पल्स आते हैं वो ब्रेन को शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। एज अ सिग्नल, एज अ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर ये है और नर्व इम्पल्स के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ब्रेन एक मेन कंपैरेटर, ब्रेन पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर का काम करता है उसको ऑर्डर देता है। आप बाज लोग उसको इफेक्टर में भी डालते हैं। ठीक है। लेकिन इफेक्टर यहाँ पे मेनली कौन है, यूट्रस है। यूट्रस का वॉल है ये वाला जो यहाँ पे मैंने एरोस ड्रा किया। सो नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, देन व्हाट अकर्स, what happens, brain stimulates pituitary gland to secrete oxytocin। ठीक है। and then the oxytocin carried in the blood stream, यानी oxytocin ब्लड में आता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैसेज जाता है स्ट्रेच का या सर्विकल स्ट्रेचिंग का वो नर्व इम्पल्स के थ्रू। तो आधा ये हार्मोन के थ्रू काम करता है, आधा ये पाथवे हार्मोनल, आधा हार्मोनल है, आधा नर्व इम्पल्स के थ्रू। ठीक है। तो दोनों केमिकल कम्युनिकेशन और नर्वस कम्युनिकेशन दोनों इन्वॉल्व है। तो क्लियर हुआ। तो चाइल्ड बर्थ इज अ पॉजिटिव फीडबैक। तो जब तक स्ट्रेच बेबी निकले ना बर्थ कैनाल से फुली उस टाइम तक ये स्ट्रेच हुए होते हैं सर्विकल रिसेप्टर्स, और इसी वजह से उस टाइम तक बच्चा यानी उधर ही रहता है। तो स्ट्रेचिंग बरकरार रहती है। तो सिग्नल मुसलसल ब्रेन को जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू, और वो मुसलसल पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि इन ऑक्सीटोसिन रिलीज करे ब्लड में, वो आके यूट्रस के पीछे के मसल्स जो है उसको कंट्रैक्ट करते हैं मोर स्ट्रांगली।
तो ये साइकिल रहता है तब तक जब तक बेबी पैदा ना हो। तो ये बेनिफिशियल फीडबैक इस लिहाज से है कि बच्चे की पैदाइश इस लूप के थ्रू ही होती है। अगर ये नेगेटिव फीडबैक होता तो बच्चा कभी भी पैदा नहीं होता। इज इट क्लियर?